प्यारे साथियों नमस्कार। मैं आश्वस्त हूँ कि आप बिल्कुल स्वस्थ और आनंद में होंगे। दोस्तों, आज अपन राष्ट्रपति के पद के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि राष्ट्रपति केंद्र सरकार का ही एक अंग है। केंद्र सरकार का एक अंग है, तो केंद्र सरकार से संबंधित जो बातें हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों, आज के इस सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि केंद्र सरकार का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के भाग 5 में है। भारतीय संविधान के भाग 5 में, और इसका विस्तार अनुच्छेद 52 से लेकर के और 151 तक है। दोस्तों, केंद्र सरकार को हम अध्ययन की दृष्टि से 4 भागों में बांटते हैं: कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल या नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक। तो दोस्तों, यहाँ पे इसका सबसे पहला जो वर्ग है कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका। तो वैसे तो हम कार्यपालिका के अंतर्गत जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद तथा महान्यायवादी का अध्ययन करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि संघीय कार्यपालिका आधार स्तंभ किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि भारत में संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की दो प्रमुख विशेषताएं होती हैं। दो प्रमुख विशेषताएं ये होती हैं कि वहाँ पे एक तो दोहरी कार्यपालिका होती है, जैसे भारत में एक तो प्रधानमंत्री जो वास्तविक प्रमुख होता है कार्यपालिका का, और एक राष्ट्रपति जो कार्यपालिका का संवैधानिक या नाममात्र का प्रमुख होता है। इसके अलावा हमारी जो कार्यपालिका है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है या उसके प्रति उसकी जवाबदेहिता होती है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपसे यही पूछा है कि संघीय कार्यपालिका का आधार स्तंभ। तो संघीय कार्यपालिका का जो वास्तविक या जो नामात्र का प्रमुख है वो राष्ट्रपति होता है। वो अधिकांश अपने कार्य मंत्रिपरिषद के परामर्श से कार्य करता है। तो इसके साथ साथ इसका जो आधार स्तंभ है वो मंत्रिपरिषद है। तो यहाँ पे संघीय कार्यपालिका का जो आधार स्तंभ है वो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ए और डी, यानी कि थर्ड। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति अपने पद पर होता है, यानी कि वो अपना पद किस विधि से ग्रहण करता है। तो दोस्तों, सामान्यतः पद ग्रहण की विधियां 4 प्रकार की होती हैं। हो सकता है वो अपने पद पर नियुक्त हो, या फिर हो सकता है वो अपने पद पर मनोनीत, निर्वाचित या अप्रत्यक्ष चयनित होता है। तो दोस्तों, नियुक्त का मतलब यहाँ पे ये होता है, जैसे प्रधानमंत्री अपने पद पर नियुक्त होता है, राज्यपाल भी अपने पद पर नियुक्त होता है, इसी प्रकार महान्यायवादी भी अपने पद पर नियुक्त होता है। नियुक्त उसे कहते हैं जो किसी की सिफारिश के आधार पर अपना पद ग्रहण करता है। जैसे राज्यपाल केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर अपना पद ग्रहण करता है तो वो नियुक्त होता है। महान्यायवादी केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर अपना पद ग्रहण कर रहा है, इसका मतलब वो भी नियुक्त है। मनोनीत से यहाँ पे आशय है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर पद ग्रहण करता है, जैसे राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, तो उन्हें मनोनीत क्यों कहते हैं, नियुक्त या निर्वाचित क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि वो योग्यता रखते हैं। उनको साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा इनमें से किसी भी एक क्षेत्र का उत्कृष्ट ज्ञान या इसके संबंध में वो व्यवहारिक अनुभव रखते हैं, तो उसी आधार पर उनका मनोनयन होता है। तो अगर सिफारिश से पद ग्रहण करता है तो नियुक्त, योग्यता के आधार पर पद ग्रहण करता है तो मनोनीत, और यदि कोई व्यक्ति निर्वाचन आयोग के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है तो उसे निर्वाचित कहा जाता है। तो वहाँ पे जैसे वयस्क मताधिकार प्रणाली के आधार पर निर्वाचित होगा तो प्रत्यक्ष निर्वाचित, जैसे लोकसभा और विधानसभा के सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं। इसके अलावा राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति यह प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे देखो, चयनित का मतलब बिना किसी निर्वाचन आयोग के अपने ही सदस्यों के माध्यम से चयनित होना, जैसे लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। तो यहाँ पे राष्ट्रपति अपने पद पर निर्वाचित होता है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किसके माध्यम से अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग नहीं करवा सकता है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि आर्टिकल 53 में प्रावधान है कि जो राष्ट्रपति होता है उसके पास समस्त कार्यपालिका शक्ति होती है। संघ की जितनी भी कार्यपालिका शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। अब वो चाहे तो उस शक्तियों का प्रयोग खुद भी कर सकता है और अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से भी करवा सकता है। अधीनस्थ का मतलब होता है कि उसके द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति, तो अपने द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति के माध्यम से ही काम करवा सकता है। जैसे वो प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, उससे भी काम करवा सकता है।
राज्यपाल को नियुक्त करता है, उससे भी काम करवा सकता है, लेकिन वो उपराष्ट्रपति को नियुक्त नहीं करता है। तो यहाँ पे ये पूछा है कि नहीं करवा सकता है, तो आपका राइट आंसर आएगा बी। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन है कि दिल्ली विधानसभा के सदस्यों ने अब तक कितनी बार राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लिया है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है, उस निर्वाचक मंडल का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में है? 54 में। राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है, उसमें मूल संविधान में ये प्रावधान किया गया था कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होगा, उसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के केवल निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही शामिल होंगे। लेकिन उसके बाद संविधान में एक संशोधन किया गया, और वो संशोधन है 70वां संविधान संशोधन। तो 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत ये प्रावधान किया गया कि आगे से दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के जो सदस्य हैं, ये भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। लेकिन ये जो कानून 70वां संविधान संशोधन के तहत जो अधिनियम बना था, कानून बना था, वो 1 जून 1995 को लागू हुआ, 1 जून 1995 को प्रभावी हुआ। और 1 जून 1995 के बाद में आप जानते हैं कि कितनी बार राष्ट्रपति का चुनाव हो चुका है। 1 जून 1995 के बाद देखो, सबसे पहले 1997 में चुनाव हुआ, उसके बाद 2002 में चुनाव हुआ, उसके बाद 2007 में चुनाव हुआ, उसके बाद 2012 में चुनाव हुआ, और उसके बाद 2017 में चुनाव हुआ। तो दोस्तों दिल्ली विधानसभा के सदस्य अब तक 5 बार राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले चुके हैं। यहाँ पे पुदुचेरी भी पूछा जाता अगर साथ, तो भी आंसर यही होता, केवल पुदुचेरी होता तब भी आपका आंसर यही होता। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में के संदर्भ में असंगत कथन कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पे राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रक्रिया है, उसके बारे में आपको असंगत कथन बताना है। आप जानते हैं कि राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 55 में है। तो फर्स्ट ऑप्शन यही है कि अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया का उल्लेख है, तो ये आपका संगत कथन है। राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली तथा गुप्त मतदान रीति से होता है, तो ये भी आपका राइट कथन है। इससे नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, वो निर्वाचक मंडल के माध्यम से संपन्न होता है, ये बिल्कुल राइट कथन है, लेकिन निर्वाचन प्रक्रिया से मेल नहीं खाता है। ये केवल निर्वाचक मंडल का उल्लेख करता है, और इस बात का उल्लेख कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 54 में है। तो ये आपका कथन क्या है? असंगत है। और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी, तो आपका राइट आंसर होगा, आपको असंगत बताना है, तो असंगत केवल कौन सा है? सी है। दोस्तों यहाँ पे एकल संक्रमणीय जो मतदान प्रणाली, इससे क्या से है? राष्ट्रपति के चुनाव मैदान में जितने भी उम्मीदवार होते हैं और निर्वाचक मंडल में जो के लिए मतदाता होते हैं, उन मतदाता के पास उतने ही मत होते हैं जितने कि चुनाव में उम्मीदवार होते हैं। अगर उम्मीदवार 5 हैं, तो मतदाता के पास वोट भी 5 ही होते हैं, और वो 5 वोट उसको प्राथमिकता के आधार पर देने होते हैं। यदि उसने प्राथमिकता के आधार पर वोटों का प्रयोग नहीं किया, या किसी वोट का प्रयोग नहीं किया, या फिर वोट को दोहरा दिया, तो उसका वोट कैंसिल हो जाता है, अवैध मत की श्रेणी में शामिल हो जाता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब, हमारे संविधान निर्माताओं ने प्रयास किया कि भारत में बहुत सी विविधताएं हैं, क्षेत्रीय विविधताएं, जनसंख्या की दृष्टि से विविधता है, तो प्रत्येक राज्य को एक समान प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके, इसके लिए मत मूल्य के आधार पर भारत का जो संवैधानिक प्रमुख होगा, उसका चुनाव होना चाहिए। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब यहाँ पे मत मूल्य निकाला जाता है, उसकी जैसे एमएलए का मत मूल्य निकाला जाता है, सांसद का मत मूल्य निकाला जाता है, तो उसी के आधार पर इनका चुनाव होता है। तो आप जानते हैं कि एमएलए का जो मत मूल्य होता है, सबसे ज़्यादा मत मूल्य यूपी के एमएलए का है, 208। इसी प्रकार देखो राजस्थान के एमएलए का मत मूल्य कितना है? 129। सबसे कम मत मूल्य है सिक्किम के एमएलए का मत मूल्य सबसे कम है। इसी प्रकार सांसद का मत मूल्य निकाला जाता है, लेकिन सांसद का जो मत मूल्य होता है वो सभी राज्यों का समान होता है, और उसका मत मूल्य है 708। तो इस प्रकार से आप ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों आप जानते हैं कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 56 ये कहता है, उसके कार्यकाल का उल्लेख करता है कि राष्ट्रपति अपने पद पर कितने समय तक बना रहेगा, और उसके पद की जो गणना होती है वो कब से होती है? पद ग्रहण करने की तिथि से होती है। तो राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से लेकर के 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा, यानी कि उसके कार्यकाल का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 56 में है। लेकिन कई बार उसका कार्यकाल 5 साल से कम भी हो जाता है, कई बार उससे ज़्यादा भी हो जाता है। तो ज़्यादा किस स्थिति में होता है? जब निर्वाचन आयोग समय पर चुनाव नहीं करवा पाता है,
तो इस प्रकार आर्टिकल 56 क्लोज फर्स्ट सी में इस बात का उल्लेख है कि जब तक राष्ट्रपति के पद पर उसका उत्तराधिकारी निर्वाचित होकर के नहीं आ जाता है, तब तक उसका जो वर्तमान राष्ट्रपति है वही अपने पद पर बना रहेगा। यानी उसका कार्यकाल फिर बढ़ करके जैसे 5.5 साल 6 साल भी हो सकता है। निर्वाचन आयोग जब तक चुनाव नहीं करवा पाएगा, जब तक वो अपने पद पर बना रहेगा। इस बात का उल्लेख 56 फर्स्ट ग में है। लेकिन कई बार देखो इनका कार्यकाल कम भी हो जाता है। जैसे हो सकता है राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, ये वो त्याग पत्र दे दे, या फिर उसको महाभियोग के माध्यम से हटा दिया जाए। तो दोस्तों यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, यही पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा, तो आप जानते हैं कि सबसे लंबा कार्यकाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है, 12 साल का कार्यकाल है, क्योंकि उन्होंने 26 जनवरी 1950 को पद ग्रहण किया था और 13 मई 1962 तक वो पद पर बने रहे थे। जाकिर हुसैन 13 मई 1967 को पद ग्रहण किया उन्होंने, लेकिन दुर्भाग्यवश 3 मई 1969 को उनकी मृत्यु हो गई। तो उनका कार्यकाल लगभग 2 साल का रहा। तो सबसे लंबा कार्यकाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का और सबसे कम कार्यकाल है वो डॉक्टर जाकिर हुसैन का है। तो दोस्तों यहाँ पे ये भी फैक्ट आपको याद रखने हैं कि अब तक राष्ट्रपति के पद पर कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तब आपका आंसर आएगा 2। और 2 कौन कौन से हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिसकी पहली मृत्यु हुई थी 3 मई 1969 को, और दूसरे राष्ट्रपति थे जिनकी पद पर मृत्यु हुई फखरुद्दीन अली अहमद, इनकी मृत्यु हुई 11 मई 1977 को। तो 2 ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी राष्ट्रपति के पद के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। इसी प्रकार देखो एक त्यागपत्र की अगर बात पूछी जाए कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपेगा, तो राष्ट्रपति जो होता है वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को, यानी कि दोनों के मध्य एक रिवर्स रिएक्शन होती है। इसी प्रकार जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है, उपराष्ट्रपति उस त्यागपत्र की सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को सौंप देता है। तो ये सभी फैक्ट हैं, आपको याद रखना है। महाभियोग शब्द का उल्लेख आर्टिकल 56 में, ये भी कई बार पूछा जाता है कि महाभियोग शब्द का उल्लेख आर्टिकल 56 में, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख पूछा जाए तब आपका आंसर क्या आएगा? आर्टिकल 61 में, जो राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है। और इसी प्रकार इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? तो यहाँ पे आपको असंगत कथन बताना है। तो आर्टिकल 54 में आप जानते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख है, जो अभी आपने डिस्कस किया ऊपर। आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया का उल्लेख है, ये भी आपका राइट कथन है। आर्टिकल 57 में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संदर्भ में संविधान मौन है। दोस्तों आर्टिकल 57 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि भारत का राष्ट्रपति कितनी बार भी अपने पद पर निर्वाचित हो सकता है, तो संविधान यहाँ पे मौन नहीं है। ये आपका कथन क्या है? असंगत है। यानी पुनर्निर्वाचन के ऊपर पूरी तरह से छूट है कि कोई भी व्यक्ति जितनी बार भी उसको बहुमत मिलता है वो उतनी बार राष्ट्रपति के पद पर पुनर्निर्वाचित हो सकता है। इसी प्रकार आर्टिकल 71 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई विवाद या शंका होगा तो उसका निस्तारण कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो ये आपका राइट आंसर है, आपका ये ऑप्शन डी है। ये भी संगत कथन है। आपसे असंगत पूछा है तो इसका राइट आंसर होगा सी, क्योंकि असंगत यही है क्योंकि आर्टिकल 57 में तो राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन पर क्या है? छूट दे रखी है, यानी कि संविधान मौन नहीं है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के पद को प्राप्त करने की योग्यताएं कौन सी हैं? आप जानते हैं कि राष्ट्रपति के पद को प्राप्त करने के लिए योग्यताओं का उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 58 में है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 58 में। और यहाँ पे योग्यताओं का उल्लेख है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, जन्म से होने की आवश्यकता नहीं है, न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखना चाहिए, संसद का सदस्य बनने की योग्यता नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपकी जो योग्यताएं हैं वो केवल और केवल आपका बी ऑप्शन सही है, क्योंकि पहला ऑप्शन इसलिए गलत हो जाता है कि इसमें जन्म से लिख रखा है। जन्म से ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को 3 दिन पहले ही नागरिकता मिली है तो वो भी राष्ट्रपति के पद पर चुनाव लड़ सकता है। और यहाँ पे न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, ये एक करेक्ट है। और संसद का सदस्य बनने की योग्यता नहीं है, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। संसद में तो दोनों सदन आते हैं, लोकसभा और राज्यसभा भी। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति के पद की शर्त नहीं है? दोस्तों आप जानते हैं कि राष्ट्रपति के पद की शर्तों का उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 59 में है। उसके तहत कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं कि वह निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में वो पद ग्रहण करने के बाद लाभ का पद ग्रहण नहीं करेगा। ये बिल्कुल उसकी सही शर्त है। राष्ट्रपति को निःशुल्क आवास आवंटित होगा, ये भी उसके पद के लिए कंडीशन है।
और संसद के द्वारा उनको जो वेतन भत्ते प्राप्त होंगे वो टैक्स रहित होंगे। और इसके अलावा उनकी पदावधि के दौरान उसके वेतन भत्तों में कोई कमी भी नहीं की जाएगी। ये भी सही शर्त है, ये भी सही कथन है आपका। राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेने के बाद सदन की सदस्यता से त्यागपत्र उसको देना होगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति मंत्री परिषद का सदस्य है या विधायिका का सदस्य है, जैसे संसद के लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद का, तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते समय उसको सदन की सदस्यता से त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसे वो पद ग्रहण करता है उससे पहले ही उसको त्यागपत्र देना आवश्यक हो जाता है या उसका पद रिक्त समझ लिया जाता है। तो ये आपका जो शर्त है ये शर्त नहीं है, क्योंकि शपथ लेने के बाद सदस्यता त्यागता है तो ये आपका असंगत हो जाता है। तो यहाँ पे आपकी ये शर्त नहीं है, तो आपका आंसर होगा डी। इसके अलावा राष्ट्रपति को आपराधिक कार्यवाही से मुक्ति भी है। राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए किसी भी प्रकार का कोई अपराध कर देता है, जैसे हो सकता है वो पद के लिए किया उसने या फिर व्यक्तिगत सामर्थ्य से किया है, तो उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, न तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है और न ही उसको जेल भेजा जा सकता है। और यदि व्यक्तिगत सामर्थ्य से उसने किया है, अपने खुद के निजी स्वार्थ के लिए किया है, तो 2 महीने पहले उसको पुलिस के द्वारा नोटिस दिया जाएगा और उसके बाद उसके लिए न्यायालय में कार्यवाही अभियोग चलाया जा सकता है। लेकिन उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है जब तक पद पर रहेगा, और न ही उसके खिलाफ किसी भी यानी कि उसको जेल में नहीं डाला जा सकता है, केवल मामला चल सकता है न्यायालय में। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। संविधान का श्रेष्ठ संरक्षक किसे कहा जाता है? दोस्तों, आप जानते हैं कि राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पूर्व अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ लेता है आर्टिकल 60 के तहत। उसमें ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो अपनी शपथ में बोलता है कि मैं भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता की रक्षा करूंगा तथा इसे अक्षुण्ण बनाए रखूंगा। इसी प्रकार वो साथ ये भी शपथ लेता है कि मैं संविधान का संरक्षण, परिरक्षण तथा प्रतिरक्षण करूंगा। बार बार संरक्षण की बात करता है, तो इसीलिए संविधान का श्रेष्ठ संरक्षक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो इस प्रकार से 10 क्वेश्चन की श्रृंखला है, आपको अच्छे से समझ में आई होगी दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आपका। मैं आपके सुखद और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।